नोट जो है ये स्पेसिफिकली फर्गुसन के फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू के हवाले से। आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है इंडक्शन प्रोसेस का, हर दफ़ा वो टेस्ट होता है जो कि आप लोग दे चुके हैं या हो सकता है कि कुछ लोगों का भी रहता हो। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है दैट इज़ मैनेजेरियल इंटरव्यू। मैनेजेरियल लेवल पे जो इंटरव्यू होता है उसमें यूजुअली 2-3, कभी कभी 4 या 5 बंदे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स। वो लिटरली आप लोगों की स्लॉट्स पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों की स्लॉट में कितने मैनेजर अवेलेबल हैं जो कि क्लाइंट के साथ बिज़ी नहीं है, अपने किसी काम में बिज़ी नहीं है, तो वो ज्वाइन इन कर लेते होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कीपिंग इन व्यू कि लास्ट टाइम फ़िज़िकल हुए थे, तो इस दफ़ा भी मोस्ट प्रोबेबली फ़िज़िकल ही होंगे। उसके अंदर आपके सामने 2-3 मैनेजर हो सकते हैं, हो सकता है 4 भी हों। उसके अंदर बेसिक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हर एक इंटरव्यू का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो हो सकता है पूछे जाएँ, हो सकता है ना पूछे जाएँ, लेकिन जनरली इसी किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ों में प्लस माइनस करें वो लोग, लेकिन जनरली इसी किस्म के सवाल होते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो है उसके अंदर आप अपने बारे में जो भी चीज़ें आप उनको प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर आप अपनी हॉबीज़ वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से पढ़ा, मेरी इतनी अटैम्प्ट्स हैं, मेरा ये FTS है, मेरे ये गोल्स हैं, ये एम्बिशंस हैं, मैं ये चाहता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, मैं ये फ़र्म को दे सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल सेट है। अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, आपकी कोई अचीवमेंट है, तो डू मेंशन इट, दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। उसके अलावा आप डिफरेंट तरह की आप अपनी हॉबीज़ वगैरह को डिस्कस कर सकते हैं। और हॉबीज़ को डिस्कस करने से हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी ऐसी हॉबी डिस्कस नहीं करनी जो कि आप नहीं करते। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो बुक रीडिंग मेंशन कर देते हैं और बुक रीडिंग की नहीं होती। एक किताब पढ़ने वाला या 2 किताबें पढ़ने वाला, मेरा ख़्याल है कि उसको, जिसने 1 या 2 किताबें पढ़ी हैं, उसको बुक रीडिंग मेंशन नहीं करनी चाहिए। वो वैसे कैजुअली कह सकता है कि मैंने रिसेंटली बुक रीडिंग स्टार्ट की है, लेकिन इस तरह से कि जी मैं बड़ा पक्का किस्म का बुक रीडर हूँ, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह सिंपली ये है कि हो सकता है कि वो आपके इस आंसर को फोरगो कर दें, वो आपसे बुक रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन ही ना करें। लेकिन अगर आपने अपनी CV में बुक रीडिंग मेंशन किया हुआ है या आप इंटरव्यू में कह देते हैं कि मैं बुक रीडर हूँ, तो वो आपसे इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि किस किस्म की आपने किस किस्म की बुक्स पढ़ते हैं, किसी बुक का नाम बताएं, ऑथर का नाम बताएं, ऑथर की डिटेल्स बताएं। फिर उसके बाद हो सकता है कि उनमें से कोई एक बंदा ऐसा हो जिसने वो किताब पढ़ी हुई हो, वो आपसे उसकी समरी पूछ सकता है, आपसे उसका कॉन्टेक्स्ट पूछ सकता है, आपसे उस बुक का कंक्लूजन पूछ सकता है, या आपका अपना एनालिसिस पूछ सकता है। तो वहाँ पे जिन जो बुक रीडर्स नहीं हैं उन लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो फंस जाएंगे। तो इस किस्म का काम कभी भी इंटरव्यू में नहीं करना जो कि आपको वहाँ पे जाके गलत साबित करे। एक चीज़ तो ये। अच्छा, दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्वॉट एनालिसिस के बारे में होते हैं। जो स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने BMBS में पढ़ा होगा, या अब लोग जो कर रहे हैं MFA में, मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, लेकिन BMBS में होता था। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं, वीकनेसेस बताते हैं, अपने हवाले से आपकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और उनके थ्रेट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, आप वो बताते हैं। इसकी छोटी छोटी एग्जांपल हो सकती हैं कि आप स्ट्रेंथ्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि जी मैं गुड लर्नर हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा प्लीज़, आपके अंदर जो भी स्ट्रेंथ्स हैं वो आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, बैठ के सोचें कि आपको क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि आपको वो किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ जस्टिफाई करने को कह सकते हैं। मतलब वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि जस्टिफाई करो, लेकिन वो आपसे आगे से क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस इस तरह के करेंगे कि वो ये देख रहे होंगे कि ये बंदा जवाब इसको आता है चीज़ों का, या ये बस रट के आया है चीज़ों को। स्ट्रेंथ्स आप डिस्कस कर सकते हैं। वीकनेसेस के बारे में एक टिप ये है सबके लिए कि वीकनेसेस डिस्कस करते हुए आप लोग कोई लिटरल वीकनेस ना बताएं। जिस तरह कुछ लोग कह देते हैं कि जी मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, मैं बदतमीज़ी कर देता हूँ, मैं सोता बहुत हूँ, मैं टाइम ज़ाया करता हूँ, इस किस्म की बहुत सारे लोग बातें करते हैं। इस किस्म की बात नहीं करनी। वीकनेस में हमेशा वो चीज़ बताई जाती है जो कि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आप उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं एज अ वीकनेस।
इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे, आप अगर ख़ुद में भी ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जी मैं लॉजिकली ड्रिवन हूँ, जिसकी वजह से अगर कोई बात जो लॉजिकल सेंस नहीं बना रही उसको अंडरस्टैंड करना, उसको कॉम्प्रीहेंड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली उस फील्ड के लिए आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि आप जो भी काम करेंगे उसके पीछे आप लॉजिकल रीजनिंग ढूंढेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, उसको आप समझ के करेंगे। उसके अलावा आप अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जेनेरिक अगर हम अपनी फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ग्लोबल मोबिलिटी है, आप मूव कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इंग्लैंड मूव करना चाहता है तो उसको लिटरली 3 एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। अगर उसने डायरेक्टली ICAW की मेंबरशिप लेनी है, अगर नहीं लेनी तो वो वहाँ जाके 5 साल काम करता है और उसके बाद वो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह की चीज़ें मिडिल ईस्ट में अगर कोई जाना चाहता है वो मूव कर सकता है, उसको किसी किस्म की मज़ीद क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कस कर सकते हैं जो ICAP ने रिसेंट MOU साइन किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ, नॉर्थहैम्पटन के साथ, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो द फील्ड इज़ ट्रिमेंडस। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो डिस्कस कर सकते हैं अपनी फील्ड के हवाले से या अपने स्पेसिफ़िक स्किल सेट के हवाले से। उसके अलावा आप डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स भी डिस्कस कर सकते हैं वहाँ बैठ के कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वो अकाउंटेंसी की फ़ील्ड को स्पेसिफिकली जो बुक कीपिंग की फ़ील्ड है उसको बहुत रिगरसली हिट करेगा। SAP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ऑडिट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, वो एक थ्रेट क्रिएट कर सकता है ऑडिटर के लिए। इसी तरह और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं जो आपके फाइनेंशियल एनालिसिस हैं, आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि जी वहाँ पे किसी हद तक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रोल है वो कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपने इस किस्म का कोई थ्रेड डिस्कस करना है, हमेशा याद रखें कि आपसे मैनेजर ने पूछा नहीं है कि आप इसका सोल्यूशन भी बताएं या आप ये बताएं कि ठीक है ये थ्रेड तो हो गया, आप इसको काउंटर कैसे करेंगे या आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, आप और क्या कर सकते हैं। आपसे उसने नहीं पूछा, आपने फिर भी बताना कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई थ्रेड डिस्कस करते हैं कि जी बुक कीपिंग जो है वो सारी जो है वो शिफ्ट हो रही है उसकी तरफ, SAP इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसकी वजह से ऑडिट का जो स्कोप है वो चेंज हो रहा है, तो आप वहाँ पे ये अगेन वही बात है कि आपको सारे जवाब फिर सोच के जाने पड़ेंगे। वहाँ पे आप इसके बारे में चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि जी ERP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बेशक ऑडिट का स्कोप चेंज हो रहा है, लेकिन ERP इम्प्लीमेंटेशन की वजह से एक नई फील्ड आ गई ERP का ऑडिट, कि जो ERP सिस्टम आपको ऑडिट ट्रेल जनरेट करके दे रहा है आप उसका भी ऑडिट कर सकते हैं कि जी क्या वो सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस किस्म की चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा बताते हैं, जिस तरह मैंने आपको थ्रेड का जिक्र किया कि आप थ्रेड के आगे से उसका सोल्यूशन या उसका काउंटर नैरेटिव भी कोई देते हैं, तो वो आपके हक़ में बेनिफिशियल रहेगा, भले उसने नहीं पूछा, एक आपका प्लस पॉइंट जाएगा। तो स्वॉट एनालिसिस जो है वो यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। इसके अंदर आपको स्वॉट के चारों अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसके अंदर एटलीस्ट 2-2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, और अगर आपकी कोई वीकनेसेस हैं तो आपको वीकनेस और थ्रेट दोनों के केसेस के अंदर आपको उन दोनों वीकनेसेस और दोनों थ्रेट्स को काउंटर करने के तरीके भी पता होने चाहिए। अगर आप कोई वीकनेस बताते हैं तो आपने उसको साथ खुद बताना है कि जी मेरी ये वीकनेस है, मैं इसको ऐसे काउंटर कर रहा हूँ, मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, मैंने इतनी चीज़ अचीव कर ली है अपनी वीकनेस को लेकर, और इतना मैं एम कर रहा हूँ कि मैं इतना कर लूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अच्छा, उसके बाद दिस इज़ वॉइस नोट पार्ट 2। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है वो स्वॉट एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर और सोशल इश्यूज़ के ऊपर। इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर आपने डिस्कशन करते हुए 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होना, वो आपको हो सकता है करने की कोशिश करें, वो आपको जानबूझ के क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट के मसले मसाइल चल रहे हैं वो सब लोगों के सामने हैं, और जो मूवमेंट्स चल रही हैं और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो भी सब लोग देख रहे हैं। तो वो हो सकता है कि इस दफ़ा आप लोगों को जानबूझकर पॉलिटिकली प्रोवोक करने की कोशिश करें। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ के ऊपर प्रोवोक नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, बड़े तहम्मुल से सुकून से जवाब देना और पॉलिटिकली बायस जवाब नहीं देना। फैक्ट बेस्ड बात करनी है, फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है, और ब्लेम गेम नहीं स्टार्ट कर देनी है कि ये उसने गलत किया, उसने सही किया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। क्योंकि देखें, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हर बंदे के पास होते हैं, हर बंदा किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा होता है। सो यू डोंट वांट कि आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के ऊपर कोई कमेंट कर दें जिसको आपके सामने बैठा हुआ मैनेजर सपोर्ट करता हो, और वो उस बेस के ऊपर आपसे इंटरव्यू की जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो हार्श करना शुरू कर दे।
तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका फ़ायदा इसी में है कि आप लोग बड़ा स्ट्रीमलाइन रखें अपने आंसर्स को, टू द पॉइंट रखें, कॉम्प्रीहेंसिव रखें, ब्रीफ रखें। तो एक तो चीज़ ये है कि पॉलिटिकली प्रोवोक नहीं होना किसी भी बात के ऊपर, आपने बड़े तहम्मुल से जवाब देना है और फैक्ट बेस्ड बात करनी है, इधर उधर की कहानियाँ नहीं करनी, मीडिया टॉक्स नहीं शुरू कर देनी। और वो सारी बातें जो इधर उधर की इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं वो टॉक शोज़ में अच्छी लगती हैं, प्रोफेशनली बंदा ऐसी बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता किसी के साथ भी। एक चीज़ तो ये। अच्छा, पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो आपसे डिस्कशन हो सकती, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन दैट इज़ वेरी रेयर। इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ में आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आप ट्रेड डेफिसिट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। IMF ने जो आप अभी रिसेंटली $2 बिलियन का लोन जो है अप्रूव किया है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपसे उसके ऊपर क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है कि उसकी कंडीशंस क्या हैं, पाकिस्तान ने किन कंडीशंस को मीट कर लिया है, किन को करेगा, गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कितने अरसे में करेंगे, इस किस्म की चीज़ें। उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने टैक्स रेवेन्यूज़ के इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। वाइडली एनीथिंग दैट इज़ इकनॉमिक आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फैक्ट बेस्ड बात होगी और प्रॉपर आर्गूमेंट्स के साथ बात होगी, हवाई बातें नहीं होंगी। दूसरी चीज़, स्वॉट एनालिसिस की तरह यहाँ भी वही चीज़ अप्लाई होगी कि जो आप इकोनॉमिक इशू बताएंगे उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। कि अगर ट्रेड डेफिसिट का इशू है तो ट्रेड डेफिसिट के इशू को कैसे काउंटर किया जा सकता है, इंपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट बढ़ा दें। ये बड़ा जेनेरिक आंसर है, ये कॉम्प्रीहेंसिव आंसर नहीं है। आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि कैसे इंपोर्ट कम कर दें, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा दें, प्रॉपर बेस करना है अपने क्वेश्चन को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को इतना लंबा आंसर को इतना लंबा खींच दें कि वो तंग आके आपको खुद ही चुप करवा दे आपका आंसर पूरा होने से पहले। इस किस्म के काम नहीं करने, टू द पॉइंट बात करनी है और अपनी पूरी बात समझानी है। तो आप लोगों ने इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी सोल्यूशन देने हैं और अगेन स्वॉट एनालिसिस की तरह 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी, सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी जो है वो आपके जहन में होने चाहिए और उनके सोल्यूशंस भी होने चाहिए। सोशल इश्यूज़ के ऊपर जनरली ऐसे होता है कि वो आपसे ही पूछते हैं कि क्या इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और क्या सोशल इश्यूज़ हैं। तो सोशल इश्यूज़ भी वो अगर आपसे पूछते हैं तो आपने फिर बायस्ड होकर जवाब नहीं देना। अगेन वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो लड़कियों से सवाल कर सकते हैं कि को वर्किंग इन्वायरमेंट है, सब कोलैबोरेटिवली काम करते हैं तो आपको कोई मसला तो नहीं है लड़कों के साथ काम करने में। लड़कों से वो सवाल कर सकते हैं कि जी कोलैबोरेटिवली इस तरह काम होता है, लड़कियों के साथ काम करना पड़ता है, तो आप लोगों को मसला तो नहीं है लड़कियों के साथ काम करने में। इस किस्म के सवाल हो सकते हैं। अगर कोई बंदा वुमेन एम्पावरमेंट पे वहाँ जाके बात करता है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की थी तो मेरे से फिर एक लंबी फहरिस्त शुरू हो गई थी सवालों की कि जी वुमेन एम्पावरमेंट को बेसिकली उन्होंने मुझसे इनडायरेक्टली जस्टिफाई करवाया था कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी बेसिस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हो, जो बात उनसे कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक इन ऐसे कि आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में एक आर्गूमेंट दे दिया तो अब आपने उसको आगे एक्सप्लेन करना है, उसकी बेस क्रिएट करनी है कि ये बात क्यों की है। तो उसी तरह बिल्कुल आप अगर कोई सोशल इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना है और बायस्ड आंसर नहीं देना। कोई एक जनरल रूल ऑफ थंब याद रखें कि कोई भी आंसर इस किस्म का नहीं होना चाहिए जो कि फ़र्म के अगेंस्ट जाए, जिससे फ़र्म को नुकसान होता हो, जिससे आपके काम को नुकसान होता हो, आपकी लर्निंग को नुकसान होता हो, आपकी प्रोग्रेस को नुकसान होता हो। इस किस्म के जवाब नहीं देने। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है और कोई बंदा वहाँ जाके ये कहता है कि जी देखिए, हर एक बंदे का अपना माइंड सेट होता है, हर एक बंदे का अपना बिलीफ सेट होता है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई बंदा जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कि वो बंदा वहाँ जाके कहता है कि जी वुमेन एम्पावरमेंट कोई चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और कोवर्किंग स्पेसेस नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, उसका सोल्यूशन अल्टीमेटली ये होगा कि फ़र्म ने लड़कियों को एम्प्लॉय किया हुआ है और आगे भी करना है, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये होगा कि वो बंदा जो वहाँ जा, हल ये निकलेगा एंड पे कंक्लूड इस बात पे होगी कि जो बंदा ये बात कर देगा कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नथिंग और कोवर्किंग स्पेसेस नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह, उसको वो मैनेजर जो हैं वो इंटरव्यू के बाद ड्रॉप कर देंगे, अपनी लिस्ट से आउट कर देंगे सिंपली। तो इस किस्म के काम नहीं करने। आप लोग अपने करियर के लिए जॉब देने जा रहे हैं तो फनकारियाँ नहीं लगानी, एक चीज़ ये। इसके अलावा आपकी जो सोसाइटी के डिफरेंट तरह के अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर कोई बातें चली, दैट इज़ मेजरली कवर्ड अंडर सोशल इश्यूज़। लेकिन हो सकता है कि वो ख़ुद से आपको कोई टॉपिक दे दें तो आपको वाइडली जनरल जो आप आजकल मसले चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड,
नेशन वाइड नहीं, वर्ल्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन वर्ल्ड वाइड होती है। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ ये कर दिया, रशिया यूक्रेन वॉर इज़ अ रीसेंट इंसिडेंट, तो उसके ऊपर आपसे डिस्कशन की जा सकती है कि जी आप उसको किस तरह देखते हैं, आप के ख़्याल में क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता था, बेहतर तरीके से इसको किस तरह हल किया जा सकता था, वॉर को किस तरह अवॉइड किया जा सकता था, इस किस्म की जनरल डिस्कशन आपसे की जा सकती है। उसके बाद थोड़ी बहुत स्क्रूटनी आपकी, जो आपने अपना रेज्यूमे फ़िल किया हुआ है या आपने जो फर्गूसन की अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल किया हुआ है उसके अंदर जो आपने बातें लिखी हुई हैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन की जा सकती है। जनरली स्पीकिंग आपकी हॉबीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन की जा सकती है। अब फर्म में कुछ ऐसे अगर किसी बंदे ने अब अगेन वही बात है जो स्टार्ट में मैंने बात की थी बुक रीडिंग की, तो वो आपसे अगर हॉबीज़ पर डिस्कशन करेंगे तो वो आपसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने स्कूल से रट्टे लगाए हुए थे, गार्डनिंग, बुक रीडिंग, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि एक्सप्लेन करें आपको कितना पता है। अगर कोई बंदा फ़ुटबॉल लेके आया तो वो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा लाजमी ऐसा बैठा हुआ होगा जिसको फ़ुटबॉल के बारे में पता होगा, जो देखता होगा। वो आपसे लीग्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर सकता है, आपकी फ़ेवरेट टीम के बारे में डिस्कशन शुरू कर सकता है, आपकी टीम के रीसेंट मैचेस जो हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकता है, फेवरेट प्लेयर्स के बारे में कर सकता है। सेम गोज़ विद द क्रिकेट। तो आपने ये जो सारी चीज़ें हैं ये बतानी है। अच्छा, उसके अलावा आपका अगर कोई स्किल सेट है, आपकी कोई अचीवमेंट है किसी किस्म की, तो वो भी ज़रूर मेंशन करें, वो भी आपके हक़ में जाएगी, वो आपके लिए बेहतर साबित होगी। दिस इज़ पार्ट 3। इसके अलावा आप लोगों से डिफरेंट किस्म की जनरल डिस्कशन की जा सकती है। एक तो आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों को लेट सेटिंग से कोई मसला तो नहीं है, कि लेट सेटिंग्स होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर है तो आपको देर तक बैठना पड़ता है। दिस इज़ अ फैक्ट कि आपको बैठना पड़ता है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं होती। तो वो आपसे पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हैं, आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे अगर किसी बंदे ने कोई इस किस्म का जवाब दे दिया कि जी नहीं, मेरा टाइम तो 9 to 5 है, या आई कैप ने जो है वो अपनी आर्टिकल्स की स्कीम के अंदर लिखा हुआ है कि जी साल में 2000 घंटे पूरे करने हैं, तो मैं तो 2000 घंटे पूरे करूँगा, तो मैं तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो आपको सिंपली ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे। इस किस्म की कोई बातें नहीं करनी, बड़ा पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव आंसर देना है कि काम की रिक्वायरमेंट है और ये लर्निंग फ़ेज़ है, हम यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं, तो अगर बैठना पड़ेगा और मुझे उससे लर्निंग आउटकम निकलेगी तो मैं डेफिनेटली बैठूँगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट वी डू। तो बड़ा कंस्ट्रक्टिव किस्म का आपका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आपसे डिस्कशन हो सकती है आउट ऑफ सिटी की, कि आपको शहर से बाहर जाने में तो कोई मसला नहीं है। जनरली ये सवाल जो होता है शहर से बाहर जाने वाला, ये लड़कों और लड़कियों से दोनों से किया जाता है। तो प्रॉबेबली मेरे ख़्याल में इसका आंसर भी पॉजिटिवली देना चाहिए कि जी कोई मसला नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी आपको क्लाइंट के किसी काम से, किसी असाइनमेंट पे, ऑडिट के किसी वजह से, या साल में 2 दफ़ा जून में और आपके दिसंबर में आपको स्टॉक काउंट के लिए जाना पड़ता है। तो इस किस्म की जो है वो आपकी वो होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव आंसर होना चाहिए कि जी हमें कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाके स्पेसिफिकली लड़कों के लिए, कि अगर आप वहाँ जाके कोई इस किस्म का आंसर देते हैं कि जी घर वाले अलाउ नहीं करते, घर वाले ये करते हैं, घर वाले वो करते हैं, तो दैट गिव्स आउट एन इम्प्रेशन कि आप घर वालों के शेडो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप दे हैव अ कंट्रोलिंग स्टेक इन योर लाइफ। तो वो एक अच्छी तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है वो उन लोगों ने आपको उस पर्सपेक्टिव से जज करना होता है कि आप उनकी फ़र्म के लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं, आप उनके लिए अच्छा रिसोर्स साबित हो सकते हैं या नहीं। तो आपने आंसर भी उसी किस्म के ड्राइव करने होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे हो। हाँ, इसके अलावा एक चीज़, अगर किसी लड़की को, किसी फ़ीमेल रिसोर्स को कोई इस किस्म का मसला है कि जी हिजाब करने पे या निकाब करने पे, तो कोई मना नहीं करेगा फर्गूसन में, या आपसे कोई डिस्कशन तो नहीं होगी, तो इस चीज़ के लिए मेरा ख़्याल है आपको बेफ़िक्र रहना चाहिए। क्योंकि ना वो आपसे कोई इस तरह की कोई बात करेंगे कि आपने हिजाब नहीं करना, या आपने पर्दा नहीं करना, या आपने करना है। इस किस्म की आपसे कोई बंदा किसी भी लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं करेगा। आप करती हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा, और अगर आप नहीं करती तो आपको कोई करने को नहीं कहेगा। हाँ, एक फ़र्म का ड्रेस कोड ज़रूर है जिसको वायलेट करने पे वो बोलते हैं कि एक स्पेसिफ़िक ड्रेस कोड है लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनरल डिस्कशन करें इसके ऊपर, तो लड़कों के लिए स्पेसिफ़िकली ये है कि जी ड्रेस पैंट्स होनी चाहिए और ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, टाई नहीं लगानी। फर्गूसन में टाई का कोई कल्चर नहीं है। जो आपकी ड्रेस शर्ट है वो आपकी
जो आपकी ड्रेस पैंट्स हैं उनसे लाइट कलर की होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग कॉम्बिनेशन करते हैं कि जी शर्ट डार्क है और पैंट लाइट है, तो वो इनकरेज नहीं किया जाता फर्म में। लड़कियों के लिए दे कैन ऑल्सो कम इन ड्रेस पैंट्स एंड ड्रेस शर्ट्स, दे कैन ऑल्सो वेयर 2 पीस और 3 पीस, और दे कैन ऑल्सो कम इन शलवार कमीज़। तो जो एक स्पेसिफाइड गाइडलाइन होती है किसी भी वर्क प्लेस की जनरल, वो है। पर्दे के बारे में ना कोई रोकता है ना कोई कहता है कि करो, अगर कोई करता है तो कोई उसे किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है, कोई इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेगा, तो उस तरफ से लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए। इसके अलावा एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपसे आपकी फ़ैमिली के बारे में डिस्कशन हो सकती है। वो बड़ी बहुत जेनेरिक किस्म की डिस्कशन होगी, बड़ी सरफेस लेवल की डिस्कशन होगी, कोई भी बंदा डीप नहीं जाएगा। वो इस किस्म के सवालात हो सकते हैं, कितने बहन भाई हैं, क्या क्या करते हैं, आप उनके डिटेल्स बताएंगे। आपके फादर जो हैं वो क्या काम करते हैं, आपकी मदर हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं, किस सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है, ये सवाल होंगे। इसके अलावा आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि जी फर्गूसन में आपका कोई जानने वाला है, तो वो दूर की नहीं कर देनी कि जी हाँ जी फ़लाना जानने वाला है। कोई ऐसा बंदा बताएं जो वाकई में आपको जानता हो, क्योंकि मैनेजर जो है वो इंटरव्यू के बाद उस बंदे से जाके पूछ सकता है कि जी फ़लाना नाम का बंदा मेरे पास आया था, आप इसको जानते हो। तो इस अगर आपका कोई फर्म में जाने वाला है, ज़रूर मेंशन करेंगे जी फ़लाँ बंदे को मैं जानता हूँ। आपने भले उसका रेफरेंस यूज़ किया या नहीं किया, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन अगर किसी को जानते हैं ज़रूर मेंशन करें, भले वो ट्रेनी हो, ज़रूर मेंशन करें, लेकिन वो ऑथेंटिक बंदा हो, वाकई आपको जानता हो वाकई, और उस बंदे को बता दें कि जी मैंने आपका ज़िक्र किया है इंटरव्यू में, ताकि उसको याद रहे कि जी आपका नाम अगर सामने है तो उसको याद है हाँ ये बात हुई थी। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपसे किसी भी लेवल पे किसी भी इंटरव्यू में सिलेबस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जाएगी। बहुत सारी फर्म्स ऐसी करती हैं, जो आपकी एक कैटेगरी फर्म भी है, स्पेसिफिकली अगर मैं नाम लूँ, यूसुफ आदिल है, आई थिंक सो, बेकर टिली में भी इस तरह के सवालात होते हैं जो आपके कैफ से रिलेटेड होते हैं, आप FAR 2 से, कॉस्ट से और ऑडिट से, स्पेसिफिकली इन 3 सब्जेक्ट से। फर्गूसन में ऐसा कोई कल्चर नहीं है। फर्गूसन में अगर आपका कैफ क्लियर है तो आपसे किसी किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल आप उनको ख़ुद मौका दें कि वो आपसे इस किस्म के सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल पूछने पे मजबूर हो जाएं। आप अगर उनको ख़ुद कोई इस किस्म के हिंट नहीं दे रहे, आप उनको ख़ुद खींच के सब्जेक्ट पे नहीं ला रहे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बार बार कह रहा है कि जी मेरा तो ऑडिट बड़ा शानदार, मेरा तो ऑडिट ये, तो मेरा तो ऑडिट वो, इस किस्म की अगर आप बातें कह रहे हैं तो वो आपसे हाँ पूछ सकते हैं कि जी बताएँ फिर ऑडिट के बारे में। लेकिन अगर आप कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर रहे तो वो आपसे कभी भी सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सिंपल सा आंसर है कि दे नो कि आपने कैफ़ क्वालिफाई किया, आपको आता है तो आपने कैफ़ क्वालिफाई किया। आई कि आपने जो है वो बगैर किसी वजह के तुक्के पे आप लोगों को पास नहीं किया हुआ, तो सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन नहीं होगी। स्पेसिफिकली फर्गूसन के इंटरव्यू के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द फर्गूसन इंडक्शन सीरीज़। इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे कि थर्ड स्टेप इन द इंडक्शन प्रोसेस विच इज़ पार्टनर इंटरव्यू आफ्टर द मैनेजरियल इंटरव्यू, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो चीज़ें किस तरह से चलाई जा रही होती हैं, वहाँ पे आपसे किस किस्म के डिस्कशंस हो सकती हैं, क्या इंटरेक्शंस होते हैं, और आपको मेजरली क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर हैंड। सो बेसिकली जब आप मैनेजरियल इंटरव्यू के अंदर होते हैं, ऑब्वियसली उनके पास आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, आप जब फिल कर रहे होंगे तो यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अंदर आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो आपसे रिक्वायर किया जा रहा होता है, बड़े डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपसे ली जा रही होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आपसे वो आपका रेज्यूमे भी अटैच करवा रहे होते हैं। जनरली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें वो ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपने अपने रेज्यूमे में ऑलरेडी फिल की हुई होंगी, और उसके बावजूद वो आपसे आपका रेज्यूमे जो है वो ले रहे होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, अब फर्गूसन के ओवरऑल प्रोसेस में टेस्ट, फर्स्ट इंटरव्यू विच इज़ मैनेजरियल इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू विच इज़ पार्टनर इंटरव्यू, दैट इज़ द फाइनल इंटरव्यू, इस सारे प्रोसेस में कहीं पर भी किसी भी बंदे से किसी किस्म की कोई भी सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन नहीं होगी। आपसे कोई बंदा ऑडिट के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपको कोई बंदा सिनेरियो बना के नहीं बताएगा कि आपके पास ये सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, एथिकल इश्यूज़ के सिनेरियो बना के। अब बहुत सारी फर्म्स का अपना अपना प्रोसेस होता है, कुछ इस तरह करते हैं कि वो आपसे FAR 2 से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं।
फर्गूसन में इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू गिव देम अ रीज़न टू आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द सिलेबस यू हैव कवर्ड इन कैफ। उसके अलावा वो आपसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आपसे हमेशा जनरल डिस्कशन हो रही होगी हर एक लेवल के ऊपर। आप जब टेस्ट दे रहे होंगे उसमें भी आपसे एनालिटिकल किस्म की टेस्टिंग हो रही होगी। आप फर्स्ट इंटरव्यू में बैठे होंगे, उसका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस्म की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जब आप पार्टनर इंटरव्यू में जाके बैठेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनली मैनेजर्स के पास होगा वही मूव अप होगा पार्टनर्स के पास। अब पार्टनर इंटरव्यू के अंदर पार्टनर इंटरव्यू जनरली फिज़िकल ही होता है। आई हैव नेवर सीन कि कहीं पे ऑनलाइन पार्टनर इंटरव्यू हो रहा हो, फिज़िकली ही होता है। ड्रेस कोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप लोग किस तरह का ड्रेस कोड जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे फर्म के अंदर आते हुए। तो मेक श्योर कि आप लोग उस प्रॉपर ड्रेस कोड के अंदर हों। जब आप एंटर हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली उसी वक्त से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम। अब पार्टनर आपसे किस किस्म के डिस्कशन कर रहे होंगे? पार्टनर आपसे अगेन बहुत जनरल लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। वो आपसे किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं जा रहे। वो ये नहीं, उनका ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि आप अगर इकॉनमी पे बात करके हैं तो आप इकॉनमिस्ट हैं, या आप पॉलिटिक्स पे बात करके हैं किसी भी किस्म की तो आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। इस तरह का कोई किसी बंदे की जो है ना वो परसेप्शन नहीं बनी हुई होती। तो आपसे जनरल डिस्कशन हो रही होती है। अब पार्टनर लेवल के ऊपर जो इंटरव्यू हो रहा होता है उसके अंदर जो डिस्कशन होती है उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चीज़ें फ़िल की हुई हैं और जो आप अपने रेज्यूमे के अंदर चीज़ें फ़िल की हुई हैं, उन दोनों के प्रिंट आउट्स उनके पास होंगे। अगर प्रिंट आउट्स नहीं होंगे तो उनके पास डिजिटल फॉर्म में उनके अपने लैपटॉप्स के ऊपर वो उनके सामने खुले हुए होंगे, तो उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होगी कि आपने क्या क्या फ़िल किया। और उनके पास ऑब्वियसली इन सम केसेस जो मैनेजर इंटरव्यू हो चुका हुआ है उसके रिमार्क्स भी उनके पास मौजूद होंगे कि ये XYZ बंदा है या बंदी है, इसने इंटरव्यू दिया और इसके ये एनालिसिस है मैनेजरियल लेवल इंटरव्यू के, तो वो भी उनके पास मौजूद होते हैं। अच्छा, अब वो आपसे जो जो चीज़ें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में और रेज्यूमे में फ़िल की हुई हैं वो उसके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे होंगे। उसके अलावा वो आपसे इधर उधर की जनरली कम चांसेस होते हैं वो आपसे इधर उधर की बातें करें। A partner interview can last anywhere between 3 to 4 minutes, from 3 to 4 minutes to over 10 to 15 minutes। डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस तरह का चल रहा है। अब किसी का अगर इंटरव्यू 3 मिनट चल रहा है, 4 मिनट चल रहा है और किसी का 15 मिनट चल रहा है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 4 मिनट वाले को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और 15 मिनट वाले को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। दैट रियली डिपेंड्स कि डिस्कशन किस किस्म की चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम कितना वैल्यूएट करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे और लोगों के भी इंटरव्यू करने, तो वो फिर उन्होंने टाइम फ्रेम उस तरह से रखा हुआ होता है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी रेज्यूमे में या आप अपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी हॉबीज़ में या एक्टिविटीज़ में लिख दिया है कि आप बुक रीडर हैं, तो डू नॉट एज्यूम एट एनी लेवल कि यहाँ पे जितने बंदे बैठे हैं उसमें से कभी किसी बंदे ने कोई बुक ही नहीं पढ़ी होगी वो आपसे बुक पर डिस्कशन कर सकता है। आप अगर नहीं है बुक रीडर, आपके लिए उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। देर इज़ अ चांस कि जो आप बुक का वहाँ पे नाम ले दें या किसी ऑथर का नाम ले दें, उसको वो बंदा जानता हो, उसकी किताबें पढ़ चुका हो, या हो सकता है एग्जैक्टली सेम किताब वो बंदा पढ़ चुका हो। तो इस किस्म की कोई चीज़ ना लिखें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या रेज्यूमे में जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो, जो कि आप एक्चुअली ना कर रहे हो। तो आपसे आपके रेज्यूमे के बारे में एक मजाक हम लोग करते होते हैं आपस में, वी से कि आपने अपने रेज्यूमे में अगर एक फुल स्टॉप भी लगाया हुआ है तो यू शुड नो कि ये फुल स्टॉप यहाँ क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं है, यहाँ पे सेमी कॉलन क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके रेज्यूमे के बारे में। अब आपने वहाँ पे अगर रेफरेंसेस कोई कोट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्गूसन के अंदर का रेफरेंस कोट कर दिया पकड़ के, तो वो आपसे उसके बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है कि जी आप इसको जानते हैं तो कैसे जानते हैं और आप उसको किस लेवल पे जानते हैं। और फिर ऑब्वियसली जिसका आपने रेफरेंस कोट किया हुआ है बाद में उस बंदे से भी करॉबोरेट किया जा सकता है कि जी ये XYZ बंदा है, ये उसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप जानते हैं इस बंदे को, तो इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी कि ऐसे ही हवाई चीज़ें उठा के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल देंगे हो। देन अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पार्टनर इंटरव्यू का ये था कि मैंने जो हॉबीज़ लिखी हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, मेरे ऊपर उसके बारे में मेरे साथ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई थी। मैंने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ था कि जी आई लाइक चैरिटी वर्क, तो वो चैरिटी वर्क के बारे में उन्होंने बैठ के मेरे से 1.5-2 मिनट डिस्कशन शुरू कर दी कि ये क्या है, ये क्यों है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बातों से बातें निकलती जाती हैं और वो फिर वो उसको लेके चलते जाते हैं।
इसी तरह आपने अगर अपने मेरे से ये सवाल भी किया गया था मैनेजरियल लेवल पे भी और पार्टनर लेवल पे भी, समहाउ उसको छेड़ने की कोशिश की गई थी कि आपके जो ग्रेड्स हैं मैट्रिक के और एफएससी के, अगर उसमें डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा हैं और आपके एफएससी के कम हैं, तो उसकी आपसे पूछा जा सकता है कि जी ये क्यों कम है, क्या वजह हुई। आपकी अगर अटैम्प्ट लगी हुई, अटैम्प्ट कैफ में अटैम्प्ट लगना उस तरह से बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट बता सकें कि जी ये अटैम्प्ट क्यों लगी है। ये सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि आपने अगर किसी लेवल पे कोई गलती की है, आपका कोई फेलियर आया, तो आप उसको एम्ब्रेस करते हैं कि नहीं करते, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको उन चीज़ों को मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली पर्सनैलिटी जजमेंट का प्रोसेस है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि फर्गूसन का जो वर्क कल्चर है या फर्गूसन का जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है या जिस तरह की चीज़ें डिमांड की जाती हैं ट्रेनी से, क्या ये बंदा उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। क्या इस बंदे को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक अच्छे रिसोर्स की तरह, या ये बंदा हमारे लिए लाइबिलिटी बना रहेगा। आप अगर वहाँ पे इस किस्म के जवाब देना शुरू कर देंगे जिससे उनको ये फ़ील आए कि जी इस बंदे को हम क्लाइंट के पास भेजेंगे तो ये बंदा क्लाइंट के सामने फर्गूसन का नाम ख़राब करके आएगा, तो वो कभी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे। आपने उनको ये नहीं शो करवाना किसी भी पॉइंट पे कि आप बहुत कोई एक्सपर्ट चीज़ हैं, कोई बहुत तोप चीज़ हैं। आपने बस उनको सिर्फ इतना जस्टिफाई करवाना है कि यू आर वर्थ अ शॉट, यू आर नॉट अ लाइबिलिटी, दे कैन मेक यू इनटू एन एसेट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट।